फिर इसने रूम छोड़ी और देखा कहीं दूसरी रूम मिलती है क्या। तो रूम ओनर ने बोला बेटा एक काम कर ले, रूम का थोड़ा सा शेयरिंग हो जाएगा, तो अपना एक पार्टनर देख ले। इसके मन में लड्डू फूटा, पार्टनर देख ले मतलब अभी शादी कर लो। नहीं नहीं नहीं, पार्टनर का मीनिंग यह है कि उसको रूम शेयर करने के लिए रूम पार्टनर चाहिए। गुड इवनिंग। अरे जोरदार बोलो गुड इवनिंग। कि आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंसेप्ट जिसका नाम है बेटा बाइंडिंग एनर्जी। क्या देखने वाले? क्या होता है बाइंडिंग का कंसेप्ट? बाइंडिंग मतलब क्या होता है, क्या निकलता है इसका मीनिंग? बाइंडिंग का मतलब बोलो। बाइंड करके रखना, बांध के रखना, ठीक है। तो यही हम लोग कंसेप्ट देखने वाले हैं आज, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कंसेप्ट, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान देना क्या होता है कंसेप्ट, की कंसेप्ट आया कहां से, हर एक चीज हर एक पहलू इसमें हम लोग धीरे धीरे समझेंगे और फाइनली जाके हम लोग इस कंसेप्ट के एंड तक ऐसे ऐसे चीजें पढ़ने वाले जो आपको पूरे कंसेप्ट मतलब क्यों प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में कैसे बैठे, उसका मास कैसे निकाला जाता है, उसका मास का डिफेक्ट कैसे आएगा, ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। क्लियर बेटा? अब देखिए यहां पे आइंस्टाइन साहब ने एक कंसेप्ट बोला था, एक फार्मूला बोला था, मतलब कौन सा? दैट इज मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बोला उन्होंने? मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब मास ये क्या है? एनर्जी का फॉर्म है, जिसको हम लोग जनरली लिखते समय E इज इक्वल टू mc² लिखा करते हैं। E इज व्हाट? एनर्जी। m मतलब क्या है? मास। और मास को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए? c² से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। हालांकि ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, इस अकॉर्डिंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ये बोला है कि मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, m इज इक्वल टू E/c²। ऐसा होगा। अब बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बात समझ में आई? तो बेसिकली फॉर्मूला ऐसा लिखने से ज्यादा ये कन्वीनियंट होगा इस स्टेटमेंट के लिए। मतलब उनका बोलने का मतलब यह बेटा कि दुनिया में दो तरह की चीजें हुआ करती थी पहले, जब तक आइंस्टाइन नहीं आए थे। कौन से दो तरह की चीजें? मास एंड एनर्जी। एनर्जी अलग चीज है, मास अलग चीज है, बराबर है। लेकिन जैसे ही अवतरे ये, इनका क्या हो गया? अवतार आया आइंस्टाइन के फॉर्म में, इन्होंने बोला दो चीजें अलग अलग है ही नहीं। उन्होंने बोला दोनों भी चीजें एक ही है। कौन सा? मास। और मास मतलब क्या है? मैटर। और एनर्जी मतलब क्या है? रेडिएशन। जो हम लोग बोलते हैं ना ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की, दोनों भी चीजें अलग अलग नहीं है, सभी दोनों भी चीजें क्या है? एक ही है। तो क्या है? मास इज अ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, m इज इक्वल टू E/c²। ठीक है सर, इसका मतलब यह है कि जो भी चीज आपकी मास से बनी हो, जो भी चीजों के पास मास अवेलेबल है, क्या वो एनर्जी से बना है? एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट है बेटा, एनर्जी से बना है। सर मतलब मान के चलो बेटा, ये आपके पास एक पर्सन है और इस पर्सन के पास कुछ खुद का अगर मास होगा, तो क्या ये मास भी एनर्जी से बना है? बिल्कुल एनर्जी से बना है। अब ये पर्सन किससे बना है? अलग अलग एलिमेंट से बना है। वो किससे बना है? एटम से बना है। एटम किससे बने? कंस्टिट्यूएंट से बना है। कौन से कंस्टिट्यूएंट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ये सभी अगर देखा जाए, सभी की एनर्जी मिक्सअप कर दिया जाए, एडिशन कर दिया जाए, तो इसका मास बनेगा। हां सर, ये बात तो बिल्कुल पता है। लेकिन ये पर्सन यदि आपका इस तरह से भागेगा, लाइक दिस, इधर भाग रहा है, ये डायरेक्शन में अगर ये क्या करेगा? रन करेगा, भागेगा बेटा, कितने वेलोसिटी से? v से। मान के चलो कि इसका मास, फिलहाल मास कितना है? रेस्ट मास बोलेंगे। कौन सा मास? रेस्ट मास। दिस m इज इक्वल टू मान के चलो 100 किलोग्राम का ये आपका आदमी है। और ये वेलोसिटी कितना? 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। इसका मतलब इसके पास क्या आ गई? एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। कितना होता है फॉर्मूला? हाफ mv²। कितना होता है सर बोलिए? हाफ इंटू m की वैल्यू कितनी रही? 100। v की वैल्यू मतलब कितनी? 10। 10 का मतलब 10 इंटू 10 v² हो गया बेटा। कितना मिला? हाँ, कितना मिलेगा आपको? आसपास की वैल्यू मिलेगी कितनी? 50। 10 इंटू 10 मतलब 100, दैट इज 5000। आप किस में मिलेगा? 5000 जूल में मिला। अब अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला आपके पास m इज इक्वल टू क्या मिलता है? m इज इक्वल टू मिलेगा इस एनर्जी डिवाइडेड बाय, यदि मैं c² से मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, तो a की वैल्यू कितनी रही? 5000। और c मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट बेटा कितनी? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। उसका भी क्या करना है? स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी बनेगी बोलो? तो कितनी बनी? 5000 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 16, बराबर है। ये 16 को ऊपर लेके जाइए तो आसपास आपके पास वैल्यू मिलेगी बेटा कितनी? हाँ बोलो। इज इक्वल टू 5/9। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? m निकालने जा रहे हैं। किसके लिए m है?
पर्सन के लिए नहीं, अब समझ में आएगा ये m कौन सा निकालने जा रहे हैं। तो ऊपर गया 16 तो क्या बना 10 टू द पावर -16 और ये कितने 0 1 2 3 मतलब कितना -13। आया बात समझ में। अब 5/9 अगर करोगे कुछ पॉइंट में आपका आंसर मिलेगा, मतलब कुछ कितना आता है आसपास में 0.5 आसपास 0.5 इंटू 10 टू द पावर -13 आपके पास वैल्यू मिल रही है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -13 सर? -13 का मीनिंग मतलब होता है ऑलमोस्ट 0। कितना मिला? ऑलमोस्ट 0। सर ये m क्या है? उस पर्सन के पास बड़ा वाला m है, अब क्या हो जाएगा छोटा वाला m ऐड हो जाएगा। सर ये कैसा आ गया बेटा? ये कौन सा मास है? आपका रेस्ट मास है बेटा। कौन सा मास है? ये रेस्ट मास है। लेकिन जब ये पर्सन भागने लगा उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। क्या आई? एक्स्ट्रा एनर्जी। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई उस एनर्जी को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया? मास में कन्वर्ट किया। तब उसके पास थोड़ा सा मास ऐड हो गया बेटा। तो इसको हम लोग कौन सा मास बोलेंगे? एक्स्ट्रा मास। इसका मतलब जब पर्सन खड़ा है तब उसका मास कुछ और होगा और पर्सन भागेगा तो उसका मास कुछ और होगा। तो मास बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि आपने ऐड क्या कर लिया? एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड की और उस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से एक्स्ट्रा मास ऐड हो गया। बात समझ में आई? तो जितना तेज भागोगे उतनी एनर्जी ज्यादा होगी और जितना तेज भागने के बाद एनर्जी ज्यादा होगी उतना मास उसका बढ़ते जाएगा। यही आइंस्टाइन ने बोला है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इससे कंसेप्ट क्या लगता है? मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है सर, ये आज तक तो ठीक है। लेकिन ये पर्सन भागता नहीं है, ये जगह पे खड़ा है, मतलब रेस्ट में है, तो उसको मास है या नहीं है? तो जो मास रेस्ट वाला मास है वो भी तो क्या है? मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब वो भी तो क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। तो जब भी पर्सन क्या हो? रेस्ट में हो, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा ऐड ना करे एनर्जी, तो उसके पास वो किससे बना है? एटम से बना है बेटा। और जब एटम से बना है तो उसके पास जो मास बनता है, दिस मास, ये वाला रेस्ट मास की बात कर रहा हूं मैं, उसके पास क्या है? एटम है। बराबर है? एटम क्या कर रहा है? हल्का सा कुछ क्या कर रहा है? वाइब्रेशन कर रहा होगा। उसके पास हल्की सी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम लोग लिखेंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसकी? एटम की। बराबर है? उसके बाद एटम के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो कौन सा? इलेक्ट्रॉन की कौन सी एनर्जी? काइनेटिक प्लस क्या होगी? पोटेंशियल। बांध के रखना पड़ेगा किससे? न्यूक्लियस से, तभी इलेक्ट्रॉन नहीं छूटेगा। और जो गोल घूम रहा है जिसकी वजह से क्या हुआ? उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई किसकी? इलेक्ट्रॉन की। बराबर है? प्लस हम लोग लिखेंगे बेटा कौन सी एनर्जी? अंदर कौन बैठा है? न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन तो मोशन नहीं करता, जगह पे बैठा तो वाइब्रेशन करेगा, दैट इज वाइब्रेशनल एनर्जी। प्लस उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? किसकी? प्रोटॉन की। प्लस सॉरी प्रोटॉन की भी बोल सकते हैं। उसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसकी? न्यूट्रॉन की। ये सभी पूरी एनर्जी डिवाइडेड बाय अगर मैं क्या करूं? c² करूं तो मुझे क्या मिल रहा है? उस ऑब्जेक्ट का मास मिल रहा है। बात समझ में? जितने भी एटम्स है सभी का जोड़ दो और सभी की एनर्जी सम अप करके डिवाइडेड बाय c² तो आपको क्या मिल रहा है? मास मिल रहा है। किसका? ऑब्जेक्ट का। बात समझ में आई? इसका मतलब ये बिल्कुल समझाना इजी है बेटा। कौन सी चीज? एक मास है, उसको जला दिए, कागज अगर कागज को जला दिए तो क्या होगा? एनर्जी निकलेगी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। उसको एक्सप्रेस करना बड़ा इजी है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट करके दिखाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हम लोग उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे कि देखिए बेटा कि जितने भी एनर्जी के सोर्सेस है, इस 24 एनर्जी का सोर्स अगर मिला दिया जाए और उसको कितने से डिवाइड करेंगे? c से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? मास मिलेगा। बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है। अब सर ये कंसेप्ट हमको क्यों बताया आपने? इसलिए बताया बेटा कि अब आने वाले इसमें कंसेप्ट में आपको ये सारी चीजें काम आने वाली जो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है? अब बताइएगा, सबसे बढ़िया चीज मैं आपको पूछता हूं कि सर इसका मतलब ये कि सर कि अगर मैं इसमें फॉर्मूला लिखूं E = mc², तो यदि हम लोग मास को अगर डिक्रीज करें, किसी भी चीज का मास जो है बेटा उसको डिक्रीज करेंगे तो क्या एनर्जी डिक्रीज होगी? अभी तो बोला मैंने मास एंड एनर्जी इज इंटरकन्वर्टिबल बेसिकली एंड मास इज अ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर मास डिक्रीज हो रहा है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी या नहीं होगी? होगी ना? इस बात को मान रहे हो? हमने मास को क्या किया? डिक्रीज किया। क्या किया? डिक्रीज किया। तो क्या एनर्जी डिक्रीज होगी? बताइए, क्या एनर्जी डिक्रीज होगी? अरे इस कंसेप्ट के हिसाब से वही तो बोल सकते हैं ना। हां सर, आपने बताया है कि अगर इसका एनर्जी ज्यादा है मतलब मास ज्यादा है, और मास अगर डिक्रीज होता है तो एनर्जी डिक्रीज होगी, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन हम लोग इसको जब पढ़ते हैं या फिर बहुत एक्सपर्ट हमको बताते हैं तो क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि मास इज, ये एनर्जी मास रिलेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई मास डिक्रीज हो जाए तो किसमें कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी में। नहीं समझे? अगर मैंने कागज को जलाया, मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वही एनर्जी किसमें कन्वर्ट, वही मास किसमें कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन हमने क्या सीखा, सर हमने ये सीखा कि अगर एनर्जी बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा। तो फार्मूले में क्या दिया है, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सर ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, समझ में आ रही बात? अब समझो, ये इक्वेशन ये बोलता है E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। इसमें ये समझ में आता है कि यदि मैंने मास को डिक्रीज किया तो ये मास किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जो सिस्टम के बाहर निकलेगी क्या होगी, एस्केप होगी। जैसे कि अब ये पूरा सिस्टम दिख रहा है, सिस्टम में एनर्जी है बेटा कुछ, और उसका क्या होगा, मास। अब ये सिस्टम में मैंने मास कम किया तो सिस्टम की एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि मास डिक्रीज होगा एनर्जी डिक्रीज होगी, या फिर एनर्जी डिक्रीज होगी मतलब ही मास डिक्रीज होगा। तो जब मास डिक्रीज हुआ तो वो किसमें कन्वर्ट हुआ, एनर्जी में। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या निकली, बाहर निकली। कागज का जो पूरा मास दिया है उसका मतलब क्या है, उतना इक्विवेलेंट उसके पास क्या है, एनर्जी है। बात समझ में आई? कागज को आधा मैंने जला दिया, जैसे जला मैंने क्या हुआ, एनर्जी निकली या नहीं निकली, कितनी एनर्जी निकली, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इतनी एनर्जी निकली। तो मास डिक्रीज हुआ ना, तो अब मास डिक्रीज हुआ तो एनर्जी डिक्रीज हुई। किसकी एनर्जी डिक्रीज हुई, कागज की एनर्जी डिक्रीज हुई। और उतना इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां पे फेंकी गई, सिस्टम के बाहर, सराउंडिंग में। ये बात समझ में आई? क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो ये कंसेप्ट समझ के चलिए कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर या फिर m इज इक्वल टू E बाय c स्क्वायर। ये कंसेप्ट जो है समझने के लिए थोड़ा सा आपको लॉजिकल जाना पड़ेगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अभी समझ में आया? क्लियर हो गया? आगे बढ़े बेटा। इसका मतलब यह है कि इससे हमको यहां पे कंसेप्ट आता है कौन सा, दैट मास एंड एनर्जी बोथ आर कन्वर्टिबल टू ईच अदर। Therefore, we cannot define the law of conservation of energy or law of conservation of mass separately. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सेपरेटली हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज हमको पता है कि दोनों भी चीजें क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है। इसका मतलब ही यह है कि यदि आपको क्या बनाना है, कंजर्वेशन का लॉ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास, ऐसा एक आपका लॉ बनेगा। पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा, मास भी ऐड हो जाएगा। याद रखना भाई, बिकॉज इट इज इंटर कन्वर्टिबल या फिर कन्वर्टिबल है। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? ठीक है सर। अब बताइए आगे क्या करें। अब देखिएगा यहां पे हम लोग एक काम करेंगे। यहां पे हम लोगों ने लिया सेपरेटली कंस्टिट्यूएंट्स। किसके कंस्टिट्यूएंट्स लिए, न्यूक्लियस के, क्योंकि चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियाई। अब ये जो पूरा कंसेप्ट पढ़ा है इसलिए पढ़ रहे हम लोग, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है, बाइंडिंग एनर्जी पढ़नी है। ठीक है? अब बाइंडिंग एनर्जी के लिए जैसे कि मान के चलो यहां पे कुछ प्रोटॉन्स है, ठीक, और कुछ क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है? ये सेपरेटली कंस्टिट्यूएंट्स हम लोगों ने लिया। ठीक है? अब जो प्रोटॉन का नंबर है बेटा, इसको हम लोगों ने किससे डिनोट करते हैं हम लोग, फटाक से, ये होता है किससे, Z से, बराबर है। और ये कितना होगा बेटा, बोलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब क्या हमारा, A माइनस जेड। क्या होगा ये, A माइनस जेड। ठीक है? अब एक प्रोटॉन का मास जो है जिससे हम डिनोट करेंगे, दैट इज MP से डिनोट करेंगे, और न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो किससे डिनोट करेंगे, MN से डिनोट करेंगे। ठीक है? अब देखिएगा यहां पे मैंने क्या किया, दैट इज Z नंबर ऑफ जो प्रोटॉन, दैट इज Z इंटू MP किया,
और मैंने क्या किया बोलो, a माइनस जेड नंबर ऑफ क्या किया, mn किया। तो इसका मतलब क्या किया, जो भी आपका न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के बाहर जब मैं सेपरेट सेपरेट क्या करता हूं, प्रोटॉन का मास मेजर करूंगा। अब देखो 10 प्रोटॉन्स होंगे तो उसका मास कितना होगा, 10 इंटू mp। अगर 11 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, 11 इंटू mn। ये मैंने क्या किया, सेपरेटली मेजर किया क्या, मासेस। लेकिन जब इनको सभी को कंबाइन करके हम लोग क्या बनाते हैं बोलो, एक न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जिसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स भी है और क्या है, न्यूट्रॉन्स भी है, इस तरह से, बराबर है। जब हम लोगों ने ऐसा किया तो हमने देखा इसका मास जो बेटा, मास ऑफ किसका, न्यूक्लियस का, ये वाला मास इस मास से क्या मिला, छोटा मिला। अरे ये मास कैसे मिला, छोटा मिला। मतलब मान के चलिए कि इसका मास आपने जब कैलकुलेट किया तो 10 ग्राम मिला, एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात कर रहे हैं। और जब इसका मास मेजर किया तो हमको मिला 9.8 ग्राम। 9 कितना का प्रॉब्लम आ रहा है, डिफेक्ट आ रहा है, कितने का शॉर्ट आ रहा है, 0.2 ग्राम का। बात समझ में आ रही है। जब भी कभी हम लोग क्या करेंगे, कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट मेजर करेंगे, कंस्टिट्यूएंट को सेपरेटली मेजर करेंगे, आपको मास ज्यादा मिल रहा है और उसको जब कंबाइन किए तो उसका मास कम मिल रहा है बेटा। और इसी कंसेप्ट को बोला जाता है मास डिफेक्ट। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, मास डिफेक्ट। बात समझ में आ रही है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास डिफेक्ट, क्या होता है मास डिफेक्ट। इफ सपोज वी आर मेजरिंग द सेपरेट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस, ओके, सो वी हैव द मास ऑफ दैट सेपरेट कंस्टिट्यूएंट्स, ओके। और जब हम लोगों ने क्या किया, न्यूक्लियस का मास मेजर किया तो उसमें क्या मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है। और उसी जो कम मिलने वाले मास को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मास डिफेक्ट। एंड दिस मास डिफेक्ट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एम। क्या मिल रहा है, डेल्टा एम। तो कैसे निकाला जाए सर डेल्टा एम, तो क्या कैसे फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू कैसे होगा, इस वाले मास से ये वाला मास क्या करेंगे, माइनस करेंगे बेटा। तो क्या बनेगा बोलो, दैट इज जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम इंटू एन। तो आपको क्या मिला, आपको क्या मिला, डेल्टा एम मिला। बात समझ में आई। सर जब ये मास आपका कम मिलता है, और इसका मतलब ये कि जब मैंने वही तो चीज पढ़ाई ये वाले बोर्ड पे, तो जितना मास आपको कम मिला यही किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब सर यदि मेरे पास फॉर्मूला है कौन सा, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, यहां पे मैंने क्या लगाया, डेल्टा E। और ये जो डेल्टा ही मतलब क्या है, इस डेल्टा E को मैं लिखता हूं दैट इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो क्या बना डेल्टा एम की वैल्यू, दैट इज जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम इंटू एन इंटू सी स्क्वायर। जैसे ही इस फॉर्मूले को हम लोगों ने सी से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा ई मिला। और इसी डेल्टा ई का नाम हम लोग बोलेंगे बेटा बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे, मास इज कन्वर्टिबल इनटू एनर्जी। आई बात समझ में। सर ये बाइंडिंग एनर्जी क्या बोलता है, बाइंडिंग तो क्या है, इतनी एनर्जी, मतलब जब ये क्या हुआ, सेपरेट सेपरेट कंस्टिट्यूएंट्स हम लोगों ने मेजर किया तो मास ज्यादा मिल रहा है। कंबाइन करने के बाद यहां से क्या हुआ, एनर्जी निकली बाहर। क्या निकली, अब आप केमिकल रिएक्शन में भी देखते हो ना, क्या निकलता है, हीट निकलता है। तो उसी तरह से जब हम लोगों ने कंबाइन किया तो जब ये फॉर्म हुआ न्यूक्लियस, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली, तभी जाके डिफेक्ट आ रहा। बहुत छोटा सा मास आपको कम हुआ दिखाई देगा, इतनी निकली। सर ये एनर्जी क्या करता है, ये बाइंडिंग एनर्जी। सर बाइंडिंग एनर्जी क्यों, तो निकली है ना बाहर, लेकिन नाम ऐसा बाइंडिंग क्यों दिया है, इसलिए दे बेटा क्योंकि यही बाइंडिंग एनर्जी इस सभी न्यूक्लियस को बांध के रखेगा। सर कैसे बताइए, कैसे। मान के चलो कि 1970 में 1970-1975 के दौर में सलमान खान गया, कहां पे, मुंबई में। कहां पे गया, मुंबई में। जब ये सलमान खान गया तो यहां पे सलमान खान एक बिल्डिंग में रहना चाहता है, दैट इज सलमान खान। उसको सलमान खान, उसको उन्होंने बोला, घर मालक ने क्या, 1000 रुपीज तुमको देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, तो रूम रेंट देना पड़ रहा है उसको 1000 रुपी। ठीक, अब सलमान के जो है पापा उसको भेज रहे कितने, 1200 रुपए रूम रेंट। ठीक है, ठीक है, सलमान खान अच्छा नहीं लगता है, उतना भी कुछ बड़ा सेलिब्रिटी ने, उससे बेहतर अपने अपने बच्चों का लेंगे। ठीक है, कौन रहते, तुम रहते हो ना रूम, चलो
कशिश रह रहा है, यहां पे कौन है? कशिश। ये पिक्चर से लिया हुआ नाम है कशिश। तो कशिश को देना पड़ रहा है कितना? 1000 रुपये। जिस सिटी में भी रह रहे अपन उसको देना पड़ रहा है, अकेला रह रहा है। उसके पापा भेज रहे उसको कितना? 1200 रुपये। 1200 रुपये में 1000 अगर उसने रेंट दे दिया, उसके पास बचे कितने? 200 रुपये। ये क्या चाहेगा कि रूम रेंट कम हो। तो इसने रिक्वेस्ट की किसको? उसके रूम ऑनर को। उसने कम किया क्या? नहीं किया। फिर इसने रूम छोड़ी और देखा कहीं दूसरी रूम मिलती है क्या। तो रूम ओनर ने बोला बेटा एक काम कर ले, रूम का थोड़ा सा शेयरिंग हो जाएगा, तो अपना एक पार्टनर देख ले। इसके मन में लड्डू फूटा। पार्टनर देख ले मतलब अभी शादी कर लो? नहीं, पार्टनर का मीनिंग यह है कि उसको रूम शेयर करने के लिए रूम पार्टनर चाहिए। तो इसने ढूंढा किसको? केतन को ढूंढा। ठीक है, अब केतन आया और जब रूम ओनर ने बोला अब केतन अगर तेरे साथ रह रहा, 2 लोग अगर रहेंगे तो आपको 800 देने पड़ेंगे। कितने? 800 और 800। इसको कितना दे रहा है? कशिश को और केतन को कितने देने पड़ रहे? 800 और 800। कितने देगा ये? 1600 रुपए। समझ के चलिएगा कितना दे रहे? 1600। इसके कितने बच रहे? 200। ठीक है। फिर दोनों ने सोचा कि अपन एक काम करेंगे और अपन रूम रेंट कम करने के लिए और एक पार्टनर ढूंढेंगे। तो दोनों ने क्या किया? और एक पार्टनर ढूंढा बेटा, और तीनों आ गए। एक आपका आ गया कौन? कशिश। एक आ गया कौन? केतन। और थर्ड कौन है अपना? धनुष आ गया। क्या आ गया? धनुष। अब केतन को, कशिश को आसपास देने पड़ रहे कितने? आसपास 700 रुपए। ज्यादा कम नहीं किया उसने। बोला पानी लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी उतनी लगेंगी, 700 लगेंगे। इसको भी कितना देना पड़ेगा? 700। इसको भी कितना दे रहा है? 700। अब देखो यहां पे इनका भी फायदा हो गया, घर मालक का भी फायदा हो गया। ठीक है, अब सुन लो इसको कितने कम देने पड़ रहे हैं केतन को पहले से? 300। इसको भी अगर ये सेपरेट रहता तो 300। इसको भी। बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा बिल्कुल, अब इनको जो है टिफिन विफिन ये लगा पा रहे। अब ये रूम देके 500 रुपए, 1200 रुपए में से 500 रुपए बच रहे हैं। उस 500 रुपए में इन्होंने क्या अपना टिफिन लगाया खाने के लिए 2 टाइम का। ठीक है, बिल्कुल कटोकट, कोई उसमें बिल्कुल कटौती करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है, चल रहा है। अब सोचो थोड़ी देर के लिए कि यदि इनके अंदर झगड़ा हो जाए, इनके रूम में तीनों का झगड़ा हो जाए, तो क्या ये रूम छोड़ सकते हैं? क्या बताइए, आंसर बताइए। क्या ये रूम छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। क्योंकि अगर कोई निकलेगा भी बाहर तो उनको कम से कम कितने रुपए पर हेड देने पड़ेंगे? 300 इनके पास एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब कितने रुपए चाहिए? 600। तब जाके ये अपने अपने सेपरेट हजार रूम की बुक कर सकते हैं। आई बात समझ में? मतलब क्या मैं ऐसे बोलूं कि 600 रुपए जो है ये इनको बांध के रखने के लिए काम आ रहे हैं। अगर इनको तीनों को अगर मैंने 600 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, 600 कैसे? 900 ना? 900 रुपए। इन तीनों को अगर मैंने 900 रुपए दे दिए तो ये सेपरेट हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो 600 रुपए जो बाहर निकले, 900 रुपए जो बाहर निकले, ये 900 रुपए अगर मैंने दे दिए तो ये सेपरेट हो जाएंगे। इसका मतलब यह कि 900 रुपए जो कम आ रहे हैं, डिफेक्ट आ रहा है 900 रुपए का, यही इन तीनों को बांध के रखने का रीजन है। आई बात समझ में? तो जो इक्विवेलेंट मास निकला है उसको C² से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो आपको निकला हुआ एनर्जी है वही निकली हुई एनर्जी उन तीनों को, चारों को, 15 लोगों को, 16 लोगों को, 20 लोगों को, 238 लोगों को बांध के रखने के लिए काम आएगा। बात समझ में? सो बाइंडिंग एनर्जी इज व्हाट? दैट इज मास डिफेक्ट इनटू द वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। आई बात समझ में? सो इसका डेफिनेशन क्या बना? तो आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट क्या बोलना चाहता हूं। तो जो डिफेक्ट आते जा रहा है, ये डिफेक्ट क्या हो रहा है? जितना आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके हिसाब से वो सभी क्या हो रहे हैं? बांध के रखने जा रहे, बांध के रखे जा रहे। ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द बाइंडिंग एनर्जी? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको? व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी इज, बोलो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियस into their nucleons, that is protons and neutrons। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कम से कम देनी पड़ेगी कि आपका न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब न्यूक्लियस क्या हो जाए? सेपरेट हो जाए। उसी को क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। आई बात समझ में? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए बाइंडिंग एनर्जी, जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे, देखो
अब अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU, ये क्या आपका एटॉमिक मास यूनिट, इसके पास कितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी। ठीक है, अगर आपको निकालना है तो AMU का कन्वर्जन किसमें करते हैं हम लोग, तो इसका कन्वर्जन करना है बाइंडिंग एनर्जी में। इतना मास है, इतना मास अगर डिफेक्ट आ जाए, कितना 1 AMU का, कितना 1 AMU का डिफेक्ट आए, तो इतना डिफेक्ट कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, रिलीज ऑफ एनर्जी कितनी होगी। तो 1 AMU मतलब क्या होता है, मैंने आपको सिखाया है, कितना है 1 इंटू इसको 1.66 इंटू 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बराबर है। अब ये क्या है, आपकी एनर्जी हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गई। अगर ये किलोग्राम में कन्वर्ट हुई तो हमको क्या करना है, एनर्जी, तो उस किलोग्राम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू सी मतलब कितना 9, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻+16। ओके, ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, बोलो जूल में। इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 इंटू 10⁻, ठीक है, हो गया, बराबर है, कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। अब इसको फिर से अगर आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना तो डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻6 से, तो हम लोग क्या करेंगे 10⁻⁻6 करेंगे, तो किसमें कन्वर्ट हो रही है एनर्जी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो आने वाला नंबर आएगा ये मिलता है 931.5। ये इसको भूलना नहीं है कैलकुलेशन के लिए, ये नंबर भूलना नहीं है। तो कितना मिलेगा 931.5। ये क्या मिला, 1 AMU की वैल्यू मिली इतनी, और ये किसमें मिलता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही बात समझ में। तो 1 AMU का मास डिफेक्ट आए तो इतनी एनर्जी आपकी रिलीज होती है। क्लियर हो गया कंसेप्ट, आगे बढ़े। ठीक है सर, अब बताइए, जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि कुछ हम लोग लेंगे हीलियम, क्या लेंगे, हीलियम का क्या होता है बोलो 2 और क्या होगा 4, बराबर है। इसके पास कितनी, जब ये फॉर्म हुआ हीलियम, अब हीलियम के अंदर क्या है, कितने प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, जब ये कंबाइन हुए तो कितनी एनर्जी निकली, तो आसपास निकलती है 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी निकली। कितनी निकली, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऑक्सीजन जब निकला, ऑक्सीजन जब बना 8 और कितना है 16, ये कितना एनर्जी निकलता है, आसपास 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी लिबरेट करेगा। अगर ये सल्फर बनाता है कितना 16, दैट इज 32, कितना बनेगा, आसपास 163 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी लिबरेट करेगा। ठीक है, अगर मैं फेरस की बात करूं दैट इज 26, 56, तो ये आपका निकलता है, मतलब आपका आयरन, ये आसपास निकलता है कितना 490 के आसपास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी लिबरेट करेगा। अगर आप लेते हो कौन सा, यूरेनियम, दैट इज 92 to 38, तो ये आपकी एनर्जी 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी लिबरेट करेगा। हरी बात समझ में। ये है आपके कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यू। इसके बाद हर एलिमेंट की अपनी अपनी क्या है, जब ये फॉर्म हुए तो इतनी एनर्जी लिबरेट हुई। अब बताइएगा, मुझे बताइए किसको सबसे ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। अगर मैं कुछ यहां पे एग्जांपल दिया, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। 6 में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी कि उसके न्यूक्लियॉन से सेपरेट हो जाए, किसको, यूरेनियम को देना पड़ रहा है, किसको। इसका मतलब क्या, मैं ऐसे बोलूं, एक बात समझ के चलिएगा, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है बेटा जिसको क्या हो, जो तीनों को क्या कर रही है, बांध के रख रही है। बात समझ में आई। इसका मतलब ये कि अगर मैं यहां पे 900 रुपए दे दूं तो ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट। यदि इन्होंने भाड़े को बढ़ा दिया, किसको, रूम रेंट वाले ने, ठीक है, मतलब ओनर ने, सभी को 900 900 900 देना पड़ रहा है, 900 900 900, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम में आ गए, तो इनको बताइए तीनों का मिलकर कितना देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 300 रुपए। तो कितना बना, 1000 1000 1000, ये निकलेंगे बाहर और अपनी रूम कर लेंगे 1000 रुपए की। आ रही बात समझ में। तो यहां पे बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 300 रुपए की, यहां पे बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 900 रुपए की। तो जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती जाएंगी उतना वो ज्यादा क्या होगा, जुड़ के रहेगा, और उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब मुझे बताइए इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी दिख रही है, यूरेनियम की। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बंध के कौन रहेगा, यूरेनियम। क्या मैं ऐसे बोलूं कि दी
more the binding energy is most the stable element. ऐसे बोलू बेटा, यहां पे मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा, द मोर द बाइंडिंग एनर्जी इज मोस्ट द स्टेबल एलिमेंट. एक क्वेश्चन मैंने पूछा है, बताइए इसका आंसर. तो बेटा ये जो रहेगा ये गलत आंसर रहेगा. क्या रहेगा? गलत आंसर. समझ के चलिए क्यों गलत रहेगा. अब ध्यान से देखना, यहां पे दो प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स के पास कितनी एनर्जी दी है? 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है. फेरस के पास देखिए कितने हैं? 56 है एलिमेंट कंस्टिट्यूएंट्स. कितने हैं? 56. और आसपास उसको कितना एनर्जी देना पड़ रहा है? 490. मतलब 490 को यदि मैं 56 से डिवाइड करूं, करके देखो बेटा, हर किसी एलिमेंट को कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है? फटाक से करके बताइए कितनी आ रही है? 490 डिवाइड बाय 56, हाउ मच? 8.75. तो लगभग 8.8 के आसपास पकड़ के चलिएगा. और यूरेनियम के पास कितना कॉन्स्टिट्यूएंट है? 238. तो मैं यहां पे लिखता हूं 1800 डिवाइड बाय 238 करके देखिए, कुछ 7.56 के आसपास वैल्यू मिलेगी. आई बात समझ में? इसका मतलब यह कि यहां पे ध्यान देना, यहां पे भले ही क्या है आपके पास ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी दिख रही है, लेकिन हर किसी एलिमेंट को कितनी कितनी देनी पड़ रही है? 7.5, 7.5, 7.5. लेकिन मैं आयरन की बात करूं तो हर किसी को कितना देना पड़ रहा है? 8.8, 8.8, 8.8. तो सबसे ज्यादा एनर्जी पर न्यूक्लियन किसमें देनी पड़ रही है? फेरस के लिए. इसका मतलब फेरस के सभी कंस्टिट्यूएंट जोर से जुड़े हैं या यूरेनियम के? फेरस के. तो मुझे बताइए, बाइंडिंग एनर्जी इज मोर, दैट इज द मोर स्टेबल एलिमेंट. ये कंसेप्ट सही रहेगा क्या? नहीं. तो कौन सा सही रहेगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. बेटा एक रूम में अगर आपके 56 मेंबर है, एक रूम में 56 मेंबर है, तो बात अलग है. हर मेंबर को कितना देना पड़ रहा है? एक्स्ट्रा 8.8 रुपए देना पड़ रहा है. और एक बड़ी सी रूम है, यूरेनियम का न्यूक्लियस भी कैसा होगा? बड़ा होगा. और उसको हर किसी को कितना देना पड़ रहा है? 7.7. तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा फिर? जिसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब कौन? फेरस. आ रही बात समझ में? तो याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. ये होगा द मेन मेजर, इज द मेन मेजर और पैरामीटर फॉर मोस्ट स्टेबल एलिमेंट. इसको भूलना नहीं है. बाइंडिंग एनर्जी होगा क्या? नहीं होगा. नंबर्स में आपको बड़ा दिखेगा बेटा. बात समझ में आई? मान के चलो कि 4 लोग रह रहे हैं. ठीक है, 4 लोग रह रहे हैं. 4 लोगों के लिए भाड़ा आ रहा है कितना? ये ले लो, ये ए, ये बी, ये सी और डी. ठीक है. अब यहां पे इनको देना पड़ रहा है कितना रुपए? मान के चलो 800 रुपए. हम लोग मान के चलो इसमें देना पड़ रहा है कितना? 1000 रुपए. कितना देना पड़ रहा है? 1000 रुपए एक्स्ट्रा. तब ये जाके सेपरेट होंगे. मतलब पर हेड कितना देना पड़ रहा है? पर हेड कितना देना पड़ रहा है? 250, 250, 250, 250, 250. बराबर है. यहां पे बताइए कितना देना पड़ रहा है तीनों को एक्स्ट्रा? 900 रुपए. पर हेड कितना देना पड़ रहा है? 300, 300, 300. तो इंडिविजुअल लेवल पे देखिए, इसको 250 मिल गए, इसको 250 मिल गए, दोनों भी अलग हो गए. इसको 300 मिलना चाहिए, इसको 300 मिलना चाहिए. जो दे रहे हो टोटल एनर्जी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, दोनों के बीच में जो रिलेशन है बेटा उसके ऊपर डिपेंड करेगी. दैट इज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन के ऊपर डिपेंड करेगी. और मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन मतलब क्या है? मास डिफेक्ट मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलो. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए बनेगा बाइंडिंग एनर्जी, और कितने न्यूक्लियन से? जितना उसका एटॉमिक मास नंबर है, तो कितना होगा? डिवाइडेड बाय ए. तो जो फॉर्मूला आपका लिखा गया है उसको क्या करना है? डिवाइड बाय ए से क्या करेंगे? लिखेंगे. तो क्या बनेगा? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम एन डिवाइडेड बाय ए और इंटू सी स्क्वेयर. ये रहा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो जैसे अभी हमने कैलकुलेशन किया, तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कौन सी चीज? कि फेरस के लिए लगभग आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर
न्यूक्लियॉन की वैल्यू कितनी मिल रही है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से आपका यूरेनियम के लिए कितना मिल रहा है बोलो? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो ये कितना होगा? दैट इज 56। और ये यूरेनियम के लिए कितना होगा? 56। ये कितना होगा? 238। कितना मिल रहा है? 7.7 या 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आए? तो कौन स्टेबल होगा? फेरस इज मोर स्टेबल देन यूरेनियम। आई बात समझ में? तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? बहुत सारे एलिमेंट्स है, और हर एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास नंबर। तो जैसे जैसे एटॉमिक मास नंबर बढ़ते जाएगा, अब यहां पे एक ध्यान देने वाली चीज है बेटा, यूरेनियम का जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, किससे? फेरस से। और यूरेनियम के पास क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? प्रोटॉन्स भी है 92, और उससे भी ज्यादा क्या है? न्यूट्रॉन्स है। ये इतने खतरनाक क्या कर रहे हैं? अंदर झगड़ा कर रहे हैं कि जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि यूरेनियम क्या हमारा मोर अनस्टेबल एलिमेंट बोल सकते हैं। और इसी मोर अनस्टेबल एलिमेंट को हम लोग रेडियो एक्टिविटी में देखने वाले, और इसी वाले एलिमेंट्स का काम होता है बाद में जाके किसमें? डिस्क्याओं। कौन सा बॉम्ब? हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब। हमारी बात समझ में? तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम लोग उसको पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे उसके क्या डायग्राम्स, मतलब कौन सा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ। ठीक है, देखिए कैसे अपना कर्व किसका? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का नंबर, मतलब क्या है? अपना मास नंबर। तो अभी जैसे अपन ने डिस्कस किया उसी के हिसाब से हम लोग ने क्या दिया, यहां पे एक ग्राफ बनाया गया है। यहां पे सिंपल सा देखो, हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप से स्टार्ट हो रहा है, और जहां पे लेके जा रहा है कहां पे? डायरेक्टली हीलियम पे। फिर से आपको क्या मिल रहा है? जिगजैग तरह का पाथ मिलेगा, और यहां पे हम लोगों ने ग्राफ निकाला है, एक प्लेटू बनाता है, और डायरेक्टली यहां से लेकर ग्राफ हमारा थोड़ा डिक्लाइन लेवल पे जा रहा है। बात समझ में आई? अब यहां पे क्लियर कट समझ में आता है, जिसकी वजह से हम लोग ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज स्मॉलर फॉर लाइटर न्यूक्लियर। अब बेसिकली यहां पे जो हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन के लिए कितना होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन? 0। उसके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही बचा है। ठीक है, और उसके जो आइसोटोप्स है उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के लिए हम लोगों ने यहां पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा कर्व फॉर 2 to 20, 2 से लेके 20 तक जितने भी आपको एलिमेंट दिख रहा है, यहां पे क्या मिल रहा है? एक जिगजैग मैक्सिमा और मिनिमा का कर्व दिखता है। इसका मतलब यह है कि ऑब्जर्वेशन से हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई एलिमेंट हो, उसका नेबर एलिमेंट भी क्या होता है? उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा कम, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जितनी बाइंडिंग एनर्जी उसके नेबर की हो उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। उसमें क्या आ सकता है? ड्रास्टिक चेंजेस आपको दिखाई देंगे। कहां से लेके 2 से लेके 20 के लिए मास नंबर कितना? 2 से लेके 20 यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद फॉर 40 से लेके 120 तक जो प्लेटो मिल रहा है, कहां से? 40 से लेके कितना? 120 के आसपास, यहां तक ये जो पूरा प्लेटो मिल रहा है आप लोगों को, इसमें आपकी लगभग हर किसी एलिमेंट की एक एवरेज वैल्यू कितनी मिलती है? नियर टू 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये जो आपके लाइटर न्यूक्लिया, इससे ये सारे न्यूक्लिया क्या है? ज्यादा स्टेबल माने जाएंगे। रीजन इसलिए क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी इनके रिस्पेक्ट में कैसी है? ज्यादा है। देन इस सभी में फेरस दैट इज 26, 56 का क्या होगा? हाईएस्ट वैल्यू होगी, और ये वैल्यू कितनी मिलेगी? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको भूलना नहीं बेटा। सोनार की एक लोहार की। तो यहां पे जो दिख रहा है कि सबसे ज्यादा लोहे के पास क्या है? बाइंडिंग एनर्जी, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन माना जाएगा? फेरस। और उसके बाद यहां पे दिखाई देता है ड्रॉप्स टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियाई। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। इसका मतलब यह है कि 120, 130 के बाद आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में किस्म क्या आएगा? ड्रॉप आएगा। और जहां पे हम लोगों को दिखता है यूरेनियम, इसके पास कितनी वैल्यू दिख रही है? 7.6, विच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस न्यूक्लियाई या फिर एलिमेंट। बराबर। इट मींस दैट ये जो हेवी मास पार्टिकल है, हेवी मास पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स क्या होंगे? दैट इज हेवीली अनस्टेबल होंगे। क्या होंगे? अनस्टेबल। बस समझ में आई। और इसमें क्या होगा? ये अनस्टेबल हो गए तो ये क्या होना चाहते हैं? हमेशा टूट के खुद को क्या करना चाहेंगे? कम करना चाहेंगे, उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाना चाहेंगे। तो जिसके वजह से ये क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। और ब्रेकडाउन होंगे, जब ब्रेकडाउन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका एटॉमिक मास नंबर डिक्रीज होगा। तो ये कहां पे शिफ्ट होंगे बेटा? इधर शिफ्ट होंगे। और इधर शिफ्ट होंगे तभी जाके उसकी एनर्जी बढ़ेगी। और जब ये स्प्लिट अप होंगे तो यहां पे एक बड़ा सा क्या होगा? रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन का नाम हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। बस समझ में?
तो फिशन मतलब क्या होना, टूटना, और हम लोग ये पढ़ने वाले हैं वो कैसे होने वाला है, ठीक है। सिमिलरली ये जो आपको दिख रहा है, ये जो लाइटर मास न्यूक्लिया दिख रहे हैं नीचे, हाइड्रोजन वगैरह, ये कैसे आपके लीस्ट स्टेबल है। कैसे है, लीस्ट स्टेबल, मतलब बहुत ही क्या है, कम स्टेबल है। इसका मतलब ये क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसे कम, तो ये जब फॉर्म होंगे, कंबाइन होंगे, तो इससे क्या निकलेगी, मास जब फॉर्म होंगे तो क्या होगा, एनर्जी लिबरेट होगी, और इससे हाइड्रोजन बम बना सकते हैं हम लोग आगे जाके, ठीक है। हम ना बनाएंगे, तो इसी के ऊपर पिक्चर निकला है, मैंने अभी बोला ना कौन सा लास्ट लेक्चर में, कौन सा, ओपनहेमर, ठीक है। तो ये सारा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। तो यदि आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो, तो ही जाके न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन आपको सही ढंग से समझ में आएगा, और इसके आने वाले जितने भी टॉपिक्स है इसी के आधार पे बनने वाले हैं। ये बात समझ में आई। तो बोर्ड में अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो याद रखना मैक्सिमम बच्चे लास्ट ईयर में इस तरह की गलतियां कर लिए थे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यहां पे लिखा था एक ने कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या लिखना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।